ग्रीनवुड राज्य हमला करने वाला था और ये जानकर सब हैरान हो चुके थे और अगर सैरा नहीं लौटाई जाएगी तो वो लोग फोल्ट्रा सिटी पर हमला कर देंगे। सिल्विया पूछती है डियाब्लो से कि क्या वो इस काम को पूरा करके सिटी को बचाएगा, लेकिन डियाब्लो का कोई भी ऐसा प्लान नहीं था। लेकिन सिल्वी बताती है कि सैरा के भाई कीरा ने सैरा के ऊपर एक बड़ा सा इनाम रखा है, जिसे सुनकर डियाब्लो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहता था, जिसके लिए उसे सिटी के लॉर्ड के पास जाना पड़ेगा। तीनों सिल्वी के साथ लॉर्ड के मैंशन की तरफ जाते हैं। मैंशन पहुंचने के बाद सिटी के लॉर्ड चेस्टर रे गेलफोर्ड से उन तीनों की मुलाकात होती है, जो कि बहुत ज्यादा कोल्ड और रूड नेचर का था। सिल्वी बड़ी मुश्किल से खुद को और बाकी लोगों को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन डियाब्लो बड़ी खतरनाक तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो और भी इस मामले के बारे में अच्छे से जानना चाह रहा था। लेकिन इतने बोल्ड इंट्रो के बाद गेलफोर्ड गुस्से होने की जगह पर सेटिस्फाई ही था कि उसे पता था कि डीमन लॉर्ड जो कि दूसरी दुनिया से आया है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिली है वो सही है। लेकिन बाकी लोग इससे काफी ज्यादा डर रहे थे कि कहीं गेलफोर्ड गुस्सा ना हो जाए, लेकिन गेलफोर्ड को इससे कोई दिक्कत नहीं थी और इंफॉर्मेशन को शेयर करना स्टार्ट करता है। उसका कहना था कि ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकती है अगर सैरा अपने आप को सरेंडर करके ग्रीनवुड राज्य को दे दे, लेकिन डियाब्लो ऐसा करने के लिए मना करता है। लेकिन गेलफोर्ड इसका रीजन चाहता था और वो सवाल करता है सैरा से कि क्या वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर यहाँ वहाँ भटकना चाहती है। सैरा जवाब देती है कि उसका गोल लाइफ में अलग है, वो आजाद रहना चाहती है और वहां रहकर ये कभी भी पूरा नहीं हो सकता। जिस पर डियाब्लो सपोर्ट करके बोलता है कि आजादी सबसे बड़ी चीज होती है और ये खुद में एक गोल है जब तक कि कोई इसके रास्ते में ना आए। और ये सब बात सुनकर गेलफोर्ड सेटिस्फाई लग रहा था। तभी वो एक इंपीरियल नाइट जो कि कैपिटल से आई थी उसे इंट्रोड्यूस करवाता है और वो एक लड़की थी जिसका नाम था एलिसिया क्रिस्टेला। वो आते ही सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है। सबसे पहले सिल्वी को पैसे का बैग देती है जो कि कैपिटल की तरफ से थी। फिर सैरा के साथ बॉन्ड बना लेती है ये कहकर कि उसका डिसीजन सही है। लेकिन ये सब देखकर डियाब्लो को थोड़ी सी जलन हो रही थी क्योंकि उसके कम्युनिकेशन स्किल उससे ज्यादा अच्छे थे। लेकिन तभी वो डियाब्लो की तरफ अपनी रिस्पेक्ट जाहिर करती है क्योंकि उसने ब्रिज ऑफ वुलुक पर फोल्ट्रा सिटी को बचाया था फॉलन आर्मी से, जिससे खुश होकर डियाब्लो भी उसे थैंक्स बोलने का सोचता है। लेकिन अपने कैरेक्टर में रहकर बोलता है कि ये सब अगली बार से मुझसे मत बोलना, मैं जो भी करता हूँ वो सिर्फ अपने लिए करता हूँ। जिस बात पर एलिसिया सीरियस होकर उसकी बात मान लेती है। सिटी की गलियों में चलते हुए पूरा ग्रुप लोहार के पास जाने का सोचता है, जहां से वो डियाब्लो का एक नया वेपन बनवाएंगे क्योंकि उसकी जो छड़ी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो उसे थोड़ा कम पावरफुल वेपन चाहिए जिससे कि वो छोटे मोटे गुंडों को संभाल सके। और ऐसा वो ढूंढ भी लेता है जो दिखने में खतरनाक था और एक डीमन लॉर्ड को सूट भी करता था। उसके बाद वो लोग कुछ मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका रास्ता कुछ बाउंटी हंटर्स रोक लेते हैं सैरा को किडनैप करने के लिए। लेकिन डियाब्लो उनका रास्ता रोकने के लिए खड़ा था। हालांकि जब सब खत्म होता है तो एलिसिया और एमिल बाद में मिलते हैं। उसी दोपहर एमिल सारी सिचुएशन समझाता है कि सारे एडवेंचर गिल्ड के वॉरियर सब लोग एक्टिवेट हो गए हैं सैरा के ऊपर रखे गए इनाम की वजह से, जो कि उसके भाई ने ही उसके ऊपर रखा है। लेकिन एमिल का प्लान था कि वो तो बस लड़कियों को बचाना चाहता है, तो वो सैरा का ही साथ देगा और सब लोग सैरा के ही साथ थे। हालांकि एलिसिया अभी के हमले की नाकामी की वजह से माफी मांगती है, लेकिन डियाब्लो को इस बात पर थोड़ा अजीब फील होता है। लेकिन तभी किसी के पेट से आवाज आती है, लेकिन वो सैरा नहीं बल्कि एलिसिया ही थी जो कि पूरे दिन से भूखी थी। और वो लोग खाने में क्या खाएंगे इस बात पर चर्चा करते हुए वहां से निकल जाते हैं। पीस ऑफ माइंड कैफेटेरिया में सेलेस डियाब्लो और उसके ग्रुप से बात करने के लिए आती है और उससे बोलती है कि उसने उसे ढूंढ लिया है जो रैम और सैरा के स्लेव कॉलर्स निकाल सकती है। हालांकि वो एक स्लेव मर्चेंट है जिसका कारवा मार्केट में लगेगा। एलिसिया बोलती है कि अभी ग्रीनवुड राज्य की समस्या सबसे ज्यादा बड़ी है, लेकिन डियाब्लो बोलता है कि ये काम उनके मिशन के आड़े नहीं आएगा। पूरा ग्रुप स्लेव मार्केट के लिए निकलता है, जहां जाकर डियाब्लो हैरान हो जाता है कि यहाँ पर स्लेव्स के साथ होता क्या क्या है। लेकिन उसकी ओनर मिडियोस से मिलने पर मिडियोस को लगता है कि डियाब्लो अपनी 2 स्लेव्स यहाँ पर बेचने आया है। लेकिन तभी उसका ध्यान डियाब्लो की मैजिकल एनर्जी पर जाता है जो कि उसकी बॉडी से निकल रही थी। सैरा भी बोलती है कि उसे पता है कि डियाब्लो की मैजिकल पावर्स कमाल की हैं, जिसे सुनकर रैम और एलिसिया हैरान थी कि सैरा को ये सब दिखता है। बाद में मिडियोस सेलेस को लिखा हुआ लेटर पढ़ती है और रैम और सैरा की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। मिडियोस का ध्यान रैम पर तभी जाता है उसकी मैजिकल पावर्स पे, जो कि उसके स्टोमक यानी पेट से आ रही थी, जिस पर वो बोलती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है डीमन से।
ये सुनकर सबको हैरानी होती है कि कहीं रैम और डियाब्लो आपस में कुछ गड़बड़ तो नहीं किए हैं, जिससे सैरा और रैम में सीन क्रिएट हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि डियाब्लो बिना राज खोले बात काट देता है और बोलता है कि स्लेव कॉलर्स हटाना सिखाओ उसे। तभी रैम की तबीयत खराब होने लगती है, जिससे वो बाहर वेट करने का सोचती है, जिसे एलिसिया भी ज्वाइन करती है, जहां वो जाके थोड़ी वो लोग आपस में बातें करते हैं, जिससे उनकी दोस्ती काफी अच्छी हो रही थी। कारवा के अंदर डियाब्लो स्लेव कॉलर को हटाने के लिए उसके मैजिकल सोर्स फ्लो को ढूंढने का सीख रहा था, वो भी फिजिकल कांटेक्ट से, जो कि काफी अजीब था। लेकिन डियाब्लो बड़ी जल्दी ही सीख रहा था। लेकिन उसी रात डियाब्लो बताता है कि उसने तभी वो काम रोक दिया जब पूरा होने वाला था, क्योंकि स्लेव कॉलर के पीछे के मैजिक बहुत ज्यादा कठिन और डीप है। तभी एलिसिया जैसे ही अपने रूम में जाती है, एक अजीब सी बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, वो भी रूम के बाहर से, जो कि एक जवान एल्फ मेल बजा रहा था। लेकिन तभी वो एल्फ, जो कि सैरा का बड़ा भाई कीरा था, अंदर आके सबको अपना नाम बताता है। उसे देखकर डियाब्लो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने सैरा के ऊपर इनाम रखा है, जिस पर कीरा जवाब देता है कि हाँ वो सही है, लेकिन वो लोग तो हार गए मेरी बहन को पकड़ने में। जिस पर डियाब्लो बोलता है कि वो सैरा को उसे कभी भी नहीं लौटाएगा। जिस पर कीरा बोलता है कि वो तो बस अपनी बहन को देखकर बहुत ज्यादा खुश है कि वो ठीक है, और वो इन सब का इल्जाम अपने पिता पर लगाता है कि उन्होंने ही उसके ऊपर इनाम रखा है और जंग का ऐलान भी किया है। लेकिन सैरा उसके इस रंग बदलने वाले रूप को अच्छी तरीके से जानती थी, लेकिन फिर भी कीरा बहुत तरीके से शांत लग रहा था और माफी मांगने में लगा हुआ था अपने बर्ताव के लिए। रैम भी उसे मना करती है कि सैरा अपना डिसीजन नहीं बदलेगी, लेकिन कीरा भी सैरा का ओपिनियन मानने को बोलता है और बोलता है कि जब वो कल आएगा तब सैरा ही डिसाइड करेगी कि क्या वो चाहती है, और जो भी उसका फैसला होगा वो शांति से मान लेगा। लेकिन जाने से पहले वो डियाब्लो से कंफर्म कर देता है कि जो भी उसका डिसीजन होगा वो बीच में नहीं आएगा, और वो वहां से चला जाता है। जिस पर डियाब्लो को भरोसा था कि ऐसा नहीं होगा। हालांकि उसी रात रैम और सैरा आपस में डियाब्लो के सोने के बाद अपने सपनों के बारे में बात करते हैं, जिसमें वो डियाब्लो के साथ एक कैफे खोलना चाह रही थी। लेकिन वहीं ग्रीनवुड राज्य में कीरा एक पेड़ पर खड़े बांसुरी बजा रहा था, और बांसुरी रुकते ही वो बोलता है कि वो सैरा उसकी होगी और उसका बच्चा पैदा करेगी। अगली सुबह डियाब्लो को एक सपना आता है, जिसमें उसके बचपन के दोस्त कैसे उसका यूज करते थे सिर्फ अपने मतलब के लिए, वो दिखता है। जिसके बाद वो उठ जाता है और फिर से अपने आप को बेड वाली अजीब सी सिचुएशन में पाता है। खैर उसके बाद रैम एलिसिया के साथ सेलस और गेलफोर्ड के पास निकल जाती है मिलने के लिए, जिससे कि वो कीरा वाली सिचुएशन को बता सके, और डियाब्लो और सैरा साथ में मिलकर पोशन बनाने में लग जाते हैं, जिसमें डियाब्लो बिना देखे ही पोशन बनाने में लगा हुआ था। हालांकि बहुत सी अच्छी बातें करने के बाद डियाब्लो और सैरा को एक फ्लूट यानी आवाज सुनाई देती है उसी बांसुरी की, जिसे सुनकर सैरा बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज होती है और वो अपने राज्य यानी ग्रीनवुड राज्य वापस जाना चाहती थी, और वो कीरा के साथ में उसकी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। ये सब होने के बाद रैम और एलिसिया जैसे ही वापस आती है और डियाब्लो बताता है कि सैरा वापस चली गई है, जिसे सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और इसका रीजन पूछ रहे थे, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता और सीधा रूम में चले जाकर सो जाता है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा डिप्रेस लग रहा था और सोच रहा था कि आखिर ये हुआ क्यों। उसी दिन रैम डियाब्लो को उसके रूम में मिलती है और उसे हौसला देती है सैरा के बारे में बात करके, और पूछती है कि कहीं सैरा हिप्नोटाइज होकर तो नहीं चली गई। जिस पर डियाब्लो कंफर्म करता है कि वो फ्लूट यानी बांसुरी की आवाज में कुछ अलग बात है, और वो अपनी पास्ट की गलतियों को सीखकर इस बार बोलता है कि वो इस बार अपने सच्चे दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहता, और बोलता है कि सैरा को वो वापस लाएंगे। रैम उससे पूछती है कि क्या वो करना चाहता है, जिस पर वो कंफर्म करता है कि सैरा को वो लोग साथ में वापस लाएंगे, और पूरी गैंग कीरा का सामना करने के लिए निकल जाती है। उधर ग्रीनवुड राज्य में एक टेंट में सैरा को चैन से दीवारों पर बांधा गया था, जिसे उसके बड़ा भाई बोल रहा था कि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं है, जो कि उसकी फ्लूट की वजह से था। कीरा सैरा से कुछ सवाल करती है कि डियाब्लो ने उससे क्या क्या करवाया है, जिस पर सैरा सच में जवाब देती है कि उसने आज तक बस उसे एक ही ऑर्डर दिया है कि वो बस रैम के साथ हाथ मिलाए, जिस पर कीरा को भरोसा नहीं होता और गुस्से में बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने तो तुमसे बहुत गलत
गलत गलत चीज़ें करवाने के लिए कहा होगा। लेकिन तभी एक बड़ा सा धमाका बाहर होता है। ये शब शोर में कीरा अपने आप को आपा खो देता है और एक फैब्रिक खाने वाला स्लाइम यानी जो कपड़े खाता है वो सैरा पर रिलीज कर देता है। मदद के लिए रोती हुई सैरा डियाब्लो को आवाज़ लगाती है। डियाब्लो रैम और एलिसिया के साथ सैरा को बचाने के लिए आ जाता है। सैरा की हालत देखकर डियाब्लो को खुद में बुरा लगता है कि उसने पहले ही कीरा को सबक क्यों नहीं सिखाया, भले ही उसके लिए उसे सब कुछ बर्बाद क्यों ना करना पड़ता। तभी वो अपने हथियार से सैरा को आज़ाद करता है, अपनी बेड़ियों से और उसके स्लाइम से। लेकिन इस गुस्से में कि उसके गार्ड किसी काम नहीं आए, कीरा गुस्सा होता है। बाहर देखता है तो कीरा घबरा गया था कि सिर्फ गार्ड ही नहीं बल्कि आसपास का पूरा एरिया जलकर राख हो चुका था। कीरा गुस्से में पूछता है डियाब्लो से कि क्या वो एल्फ से लड़ाई करना चाहते हैं, लेकिन डियाब्लो बोलता है कि अगर सैरा सच में जाना चाहेगी तो वो नहीं रुकेगा और वो प्रूफ मांगता है। कीरा पूछता है सैरा से कि क्या वो सच में जाना चाहती है, जिस पर वो उसकी बांसुरी के मैजिक की वजह से वो फिर से बोलती है कि वो कीरा के साथ जाना चाहती है। लेकिन डियाब्लो उसके जादू को तोड़ने के लिए सैरा के स्लेव कॉलर के मैजिक का यूज़ करता है और कमांड देता है कि क्या वो सच में जाना चाहती है, जिस पर वो रोते हुए बोलती है कि वो बस आज़ाद रहना चाहती है और रैम और डियाब्लो के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती है। अब जिसे सुनकर कीरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि वो हार रहा था और अब जब कीरा फंस चुका था तो वो एल्व्स का सबसे पावरफुल हथियार हाइड्रा को समन कर देता है, जिसे करने से सैरा रोकती है। लेकिन अब देर हो चुकी थी और डियाब्लो उसका सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। डियाब्लो अब ग्रीनवुड राज्य का सबसे खतरनाक डीमन का सामना करने वाला था। हाइड्रा से लड़ने के लिए सैरा डियाब्लो को मना करती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन डियाब्लो को भरोसा था कि वो उसे हरा देगा। हालांकि उसे याद आता है कि ये मॉन्स्टर और कीरा की फ्लूट दोनों ही गेम का हिस्सा नहीं है और ये जानना मजेदार होगा कि वो उनका सामना कर पाएगा या नहीं। लड़ाई स्टार्ट होती है। डियाब्लो हेवन फॉल से हाइड्रा की एक गर्दन उड़ा देता है, लेकिन कोई खास नुकसान हुआ नहीं था क्योंकि वो दोबारा रिजनरेट हो गई थी। दोबारा आई हुई गर्दन से हाइड्रा ड्रैगन ब्रेथ यूज करता है, जिससे डियाब्लो थोड़ा पीछे हो जाता है। हालांकि ये अटैक्स जादू वाले नहीं थे बल्कि नॉर्मल थे, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, जिससे डियाब्लो को परेशानी होती है क्योंकि उसकी रिंग उन अटैक्स को नहीं रोक पाएगी क्योंकि वो सिर्फ मैजिक को रिफ्लेक्ट करती है। हालांकि नॉर्मल समन किए हुए मॉन्स्टर के पास एक ही स्किल होते हैं, लेकिन हाइड्रा के पास 2 थे। तभी हाइड्रा की 4 सर मल्टीपल ड्रैगन ब्रेथ यूज करते हैं, जिससे डियाब्लो अपने लास्ट अटैक से ही बचने में लगा हुआ था। जिससे डरकर सैरा बोलती है कि क्या वो इस हाइड्रा को तबाही मचाने से रोक पाएगा। रैम और एलिशिया के साथ सेफ जगह पर खड़ी हुई सैरा चिल्लाती है डियाब्लो पर कि वो एक ही तरीके से इस मॉन्स्टर को डिफीट कर सकता है, वो भी इसके कोर को खत्म करके। लेकिन कीरा बोलता है कि ये वेस्ट है क्योंकि हाइड्रा का कोर उसकी गर्दन में अपनी जगह बदलता रहता है, जिससे वो कभी नहीं ढूंढ पाएगा। अब कमजोरी जानने के बाद डियाब्लो सीधा हाइड्रा के पेट के नीचे जाकर मटोई इजूरू से ब्लास्ट कर देता है और हाइड्रा की ऐसी तैसी हो जाती है। लड़ाई खत्म। डियाब्लो गुस्से में कैरा को मारने के लिए भागता है। इससे बीच में घायल सेल्सियर आ जाता है जो कि अपने प्रिंस को बचाने का फर्ज निभा रहा था। लेकिन सैरा भी बोलती है कि वो भले ये कितनी भी अपने भाई से नफरत क्यों ना करती हो, लेकिन वो भी मेरी फैमिली है। इसे सुनकर कीरा गुस्से में वहां से भाग जाता है, लेकिन तभी गैलफोर्ड उसकी गर्दन अचानक से काट देता है और अपनी आर्मी के साथ वहां पर पहुंच गया था। सेल्सियर गैलफोर्ड पर गुस्से में हमला करता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। गैलफोर्ड एक विंड स्पेल से उसे आसानी से नॉकआउट कर देता है। उसका प्लान साफ था, वो अपने सोल्जर से एल्फ सेना को संभालने को बोलता है और सैरा को पकड़ने का ऑर्डर देता है। अब मजे की बात यह थी कि ये सारा गैलफोर्ड ने ही प्लान किया था ताकि वो इसके जरिए मौका देखते ही ग्रीनवुड राज्य के प्रिंस को मारकर वहां के जंगलों पर कब्जा कर सके। हालांकि वो अपने प्लान को कोई जवाब नहीं देता और डियाब्लो को एक मैजिकल शिप सर्कल में बंद कर देता है जिसमें मॉन्स्टर्स कैद किए जाते हैं। ये रोकते हुए एलिशिया उसका इसका रीजन पूछती है। गैलफोर्ड कोई जवाब नहीं देता। एलिशिया बोलती है जब एल्फ की आर्मी सरेंडर कर चुकी है और जंग नहीं होगी तो ये करना गलत है और गुस्से में तलवार निकाल लेती है, लेकिन गैलफोर्ड अचानक से उसकी तलवार तोड़ देता है जिसे ऐसा करते हुए किसी ने नहीं देखा था। ये सब देखकर डियाब्लो समझ जाता है कि गैलफोर्ड के मूव्स ह्यूमंस की लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं और वो लगभग 100 लेवल पर होगा।
तभी गैलफोर्ड अपने सोल्जर्स को आगे बढ़कर उनका ऑर्डर पूरा करने के लिए बोलता है, लेकिन तभी डियाब्लो अपने मैजिकल सर्कल के कोर को सेंस करके हाथों से ही तोड़ देता है और थोड़ी बहस होने के बाद गैलफोर्ड और डियाब्लो एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार थे। लड़ाई की शुरुआत गैलफोर्ड की तेज तरह तलवार के मूव से होती है, जो कि पास होने की वजह से डियाब्लो को खतरे में डाल रही थी, जिसका जवाब में डियाब्लो सुपर माइंड्स जगह जगह पर बिछा देता है जिससे उसकी मूवमेंट्स लिमिटेड हो जाएं, लेकिन इसका गैलफोर्ड पर कोई भी खास फर्क पड़ा नहीं था। तभी डियाब्लो फिर से सुपर माइंड्स से अटैक करता है और हर तरफ बारीकी से बिछा देता है, जिसका तोड़ गैलफोर्ड अपने फुटवर्क से निकाल लेता है, लेकिन एक माइन का शिकार बन जाता है। डियाब्लो तभी फ्रीज जोन का इस्तेमाल करके उसे बर्फ का जमा देता है, लेकिन कुछ ही पलों में गैलफोर्ड उसे तोड़ने में कामयाब हो जाता है और जब तक डियाब्लो अपने मैजिक के रिकॉइल इफेक्ट से जूझ रहा था, गैलफोर्ड उसे खत्म करने के लिए हीट सोनिक स्किल का यूज करने का सोचता है, लेकिन डियाब्लो लाइटनिंग बुलेट से उसे हरा देता है। हारने के बाद गैलफोर्ड पूछता है कि उसे मार क्यों नहीं दिया, जिस पर डियाब्लो बोलता है कि उसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो मौत के काबिल नहीं। गैलफोर्ड बोलता है कि वो डियाब्लो के बारे में राजा को रिपोर्ट दे देगा, लेकिन एलिशिया बोलती है कि वो भी रिपोर्ट एक पहुंचाएगी जिसमें वो सही से बताएगी कि गैलफोर्ड ने यहाँ पर क्या क्या किया। लेकिन इसके बाद डियाब्लो वादा करता है गैलफोर्ड से कि अगर उसे कभी भी उससे लड़ना होगा तो वो आराम से आ जाए, और इसके साथ गैलफोर्ड अपने सोल्जर्स को लेकर वहां से चला जाता है। रैम डियाब्लो के पास आती है कि क्या उसके पास कुछ पोशन बचा हुआ है। ये पोशन उसे अपने लिए नहीं बल्कि घायल एल्फ सोल्जर्स के लिए चाहिए था। इसके बाद डियाब्लो शेरा को दिलासा देता है उसके भाई के जाने के लिए। समय बीतता है, फोर्ट्रेस सिटी के पीस ऑफ माइंड में डियाब्लो आराम कर रहा था, सब याद करके। हालांकि उसकी पावर लेवल्स कम हो गई थी, लेकिन असर उसकी मेंटल स्टेट पर भी पड़ा था। तभी सिल्वी डियाब्लो के रूम में एंटर करती है शराब के साथ, जिससे पावर लेवल बढ़ाने की खूबी थी। अब पीने के बाद डियाब्लो नशे में सिल्वी को तकिया समझ लेता है और उसे बेड पर ले आता है। इससे बचने के लिए सिल्वी कोशिश कर रही थी, लेकिन डियाब्लो नशे में उसके कपड़े फाड़ देता है और अपनी उंगलियां नीचे गलत जगहों में डालने वाला था, जिससे वो बचने की उम्मीद में सिल्वी बोलती है कि अब इसके आगे जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी उसे लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद वो उसे पकड़कर सो जाता है। अभी उसी रात एक हुड पहनी हुई लड़की बहुत से एडवेंचरों के ग्रुप को मार चुकी थी और बोलती है कि उसे इंसानों से नफरत है उसे हर चीज से जो मॉर्टल यानी मर सकती है। वहीं दूसरी ओर एक आदमी भी किसी अनजान गांव के लोगों को मारने में लगा हुआ था, क्योंकि वो लोग डीमन लॉर्ड की पूजा करते थे। एलिसिया वापस अपने राज्य किंगडम ऑफ लिफेरिया में आती है, जहां वो पैलेडिन सैडलर से मिलती है, और वो और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने गांव में कत्लेआम किया था। जहां वो दोनों आपस में बात करते हैं, लेकिन एलिसिया वहां से जैसे ही निकलने के लिए होती है, सैडलर बताता है उसको कि अगर वो फोर्ट्रेस सिटी जा रही है तो वो भी वहीं पर आने वाला है, और उसका काम वहां जो भी है वो एक भविष्यवाणी है हेड प्रीस्ट लुमाचीना के द्वारा, जहां पर जल्द ही एक डीमन लॉर्ड आने वाला है। तभी सिटी में डियाब्लो, रैम और शेरा एक टर्की शॉट यानी एक तरीके की चिड़िया को समन करते हैं, जिसे बेसिकली शेरा ने पहली बार समन किया था। रैम उसे बताती है कि हर समन के पास अपनी खुद की एक खासियत होती है, जैसे इसके पास सिंक्रोसाइट है जो कि इसके मालिक को वो सब देखने की ताकत देता है जो कि ये देख सकती है। हालांकि ये कमजोर मॉन्स्टर है, लेकिन शेरा फिर भी इससे पैक्ट बनाना यानी प्रॉमिस बनाना चाह रही थी मालिक और स्लेव का, जिसके लिए एक मैजिकल स्टोन चाहिए होता है जो कि उसे हमेशा के लिए उसका स्लेव बना देगा, जो कि रैम सबको एक एक दे देती है। लेकिन शेरा प्रोसेस स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो स्टोन मुंह में रखती है और टर्की शॉट को किस करती है, जिससे उनके बीच में पैक्ट बन चुका था। अब पैक्ट तो बन गया, लेकिन उन्हें इसमें कुछ खास फायदा दिख नहीं रहा था। तभी डियाब्लो एक तीर चलाता है जो कि काफी दूर जाके गिरता है। फिर टर्की शॉट उसका पीछा करता है और काफी दूर से ही उसे ढूंढ लेता है, जो कि शेरा सही से देख पा रही थी, जिसका यूज वो लोग फाइट में दूर से ही लोगों को देख के मारने के लिए कर सकते हैं। खैर इतना होने के बाद शेरा को अजीब सी स्मेल रैम से आती है, जिससे वो लोग साथ में नहाने का प्लान बनाते हैं। एक पास की नदी में शेरा और रैम नहाने वाले थे, जिससे डियाब्लो शर्माता है क्योंकि वो लोग बिना कपड़ों के नहाने वाले थे, और वो शर्मा के छुप जाता है जिससे कि वो उन्हें ना देख पाए। लेकिन थोड़ी देर में ही वहां पर फॉलन आर्मी की कमांडर एडलगार्ड वहां पर आ जाती है और रैम को पकड़ लेती है और भरोसा दिलाती है कि वो उससे लड़ेगी नहीं, वो बस कंफर्म करने आई है कि क्या सच में रैम के अंदर डीमन लॉर्ड क्रैप्स क्लम है। उसी शाम रैम शेरा को सच बताती है कि वो बहुत टाइम से क्रैप्स क्लम की कंट्रेनर है, जिस पर शेरा उसे इमोशनली गले लगा लेती है
कि ये बहुत कठिन रहा होगा और वो मदद करने के लिए वादा करती है। एडलगार्ड तभी बताती है कि एक रास्ता है क्रैप्स क्लम को निकालने का, वो भी बिना रैम को मारे, जिसे सुनकर डियाब्लो को याद आता है कि उसने वादा किया था कि वो इसमें रैम की मदद करेगा। हालांकि ये एक दुश्मन का प्लान था, लेकिन जब तक रास्ता एक है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिलीज होते ही डियाब्लो उसे मारने का प्रॉमिस करता है। लेकिन ये दिक्कत वाली बात थी एडलगार्ड के लिए, पर वो दोनों मान जाते हैं और ठीक 3 दिन बाद फुल मून की रात को स्टारफॉल टावर पर मिलने का फिक्स करते हैं। तीसरे दिन डियाब्लो ग्रुप जब कैट रेस्टोरेंट में बैठा था, एलिसिया वहां आती है और बोलती है कि उन्हें जल्दी से पीस ऑफ माइंड में वापस जाना चाहिए, और वो घबराई हुई थी। और वहां जाते हुए जब तक एलिसिया पैलेडिन सैडलर्स के बारे में बताने वाली थी, क्योंकि सैडलर वो आदमी है जो अभी टाउन में है और उससे डीमन लॉर्ड से जुड़ी हर चीज से नफरत है, और उनके पुजारियों के लिए तो वो मौत है। उसकी ताकत गैलफोर्ड से बराबर है या उससे ज्यादा होगी, लेकिन तभी उनकी मुलाकात उससे हो जाती है। सैडलर और उनका ग्रुप उनके रास्ते में खड़ा हुआ था। सैडलर अपना इंट्रो देता है, हालांकि डियाब्लो नॉर्मल इंट्रो देने का सोच रहा था, लेकिन आदत से मजबूर वो फिर से खुद को डीमन लॉर्ड से इंट्रोड्यूस करवा देता है। सैडलर इससे ज्यादा खुश नहीं लग रहा था, और जैसे ही वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, रैम रास्ते में आ जाती है, जिसे डियाब्लो बचा लेता है। थोड़ी सी बहस होने पर सैडलर अपनी आंखों का जादू सीमेंट लॉक का इस्तेमाल करता है डीमन लॉर्ड पर, लेकिन रिफ्लेक्ट हो जाता है उसी पर, और वो खुद को अपना पत्थर का बना लेता है, जिसे उसके आदमी अपने साथ ले जाते हैं। एलिशा पूछती है डियाब्लो से कि उसने सैडलर को खत्म क्यों नहीं किया, जिस पर वो जवाब देता है कि वो इन जैसे छोटे मोटे खतरों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता, लेकिन अगर उसने ये दोबारा किया तो वो उसे सही से देख लेगा। जिस पर एलिसिया स्माइल करती है और डियाब्लो को समझती है, लेकिन डियाब्लो को एलिसिया का नेचर समझ नहीं आ रहा था, जैसा कि वो चाहती ही थी कि सैडलर को डियाब्लो मारे। शाम होने को होती है और ग्रुप स्टारफॉल टावर की तरफ भागता है अपने रिचुअल के लिए। स्टारफॉल टावर के ऊपर पहुंचकर डियाब्लो ग्रुप एडलगार्ड से फिर से मिलता है, जहां वो क्रैप्स क्लम को रिलीज करेंगे। हालांकि एक अजीब बात थी कि एलिसिया पहली बार एडलगार्ड से मिल रही थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता कि एक फॉलन उनकी सिटी में है, जिस पर डियाब्लो को डाउट होता है। लेकिन वो रिचुअल को देखता है कि वो एक स्टोन टेबल पर होने वाला है, जहां पर रैम लेटेगी, और रैम बिना डरे वहां लेट जाती है। रिचुअल स्टार्ट होता है बिना टाइम वेस्ट किए। डियाब्लो अपनी मैजिकल पावर रैम की बेली बटन में डालने लगता है, लेकिन उसे क्रैप्स क्लम की सोल तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो एडलगार्ड बोलती है कि एक एरिया है जहां से ये इजी हो सकता है, रैम के प्राइवेट एरिया से, जहां डियाब्लो डायरेक्ट क्रैप्स क्लम की सील को ब्रेक कर सकता है, और ये करता भी है। तभी वहां पर चारों तरफ अजीब सा एक स्मोक फैल जाता है और क्रैप्स क्लम बड़ी सी शैडो में दिखता है। लेकिन तभी धुआं हटते ही एक छोटी सी बच्ची दिखती है, जो कि क्रैप्स क्लम ही थी, लेकिन एक बच्ची।